हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम दोबारा से एक ज्योग्राफी का दूसरा एक पार्ट लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन पहले डाल दिए थे जो आपने शायद पढ़े हैं, कुछ लोगों ने तो सबने तो नहीं देखे उन क्वेश्चनों को। और कुछ क्वेश्चन मैं अब लेके आ रही हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टूडेंट आपको बोला भी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। ऐसे नहीं कि आप उसको देख लेते हो, आधा देख लेते हो और छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। आपको देखना है, शेयर भी करना है, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, ताकि और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नया नोटिफिकेशन जो है आपके पास जरूर जरूर पहुंच सके। कुछ स्टूडेंट है जो बार बार मुझे बोल रहे हैं मैडम हिंदी का पेपर, हिंदी का पेपर, हिंदी का पेपर। तो स्टूडेंट्स कल जो है ना, कल आपका हिंदी का पेपर आएगा, शाम को जरूर आ जाएगा हिंदी का पेपर, ठीक है। तो हिंदी का पेपर आ रहा है आपका, एंड जो जो पेपर आपके कंटिन्यू होते जाएंगे वो पेपर आते जाएंगे। पर बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कुछ सब्जेक्ट जो पॉपुलर सब्जेक्ट है, आप किस बार तो मैं उन्हीं का लेके आऊँगी, अगले सेमेस्टर में हर पेपर का जो है सो लेके आऊँगी मॉडल पेपर। तो इस बार जो जो मेरे पास व्यवस्थाएं हो रही हैं उस हिसाब से मैं कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको जो है इनको सोल्व करते रहना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। तो स्टूडेंट आज के मॉडल पेपर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ज्वालामुखी क्रियाओं के स्थानीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सी संयोजन सही है। तो ज्वालामुखी के संबंध में जो है वो दिए गए कथन जो हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सही है आपको सही देखना है। तो पहला है समुद्र नितल प्रसारण और गर्म स्थल यानी हॉट स्पॉट, पहला है। दूसरा है अंतःपचन यानी सबडक्शन सीमाएं और गर्म स्थल यानी हॉट स्पॉट। समुद्र नितल प्रसारण और अधपचल, समुद्र नितल प्रसारण, अधपचल सीमाएं और क्या है उष्ण स्थल यानी हॉट स्पॉट। तो तीनों ही चीजें जो है वो आएंगी इसमें। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है, समुद्र नितल प्रसारण, अधपचन सीमाएं और उष्ण स्थल हॉट स्पॉट। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है। तो प्लेट विवर्तनी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता क्या है, तो वो है समुद्री नितल प्रसारण। क्या है, समुद्री नितल प्रसारण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भूकंप का उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं। जो भूकंप का उद्गम बिंदु है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सिस्मिक फोकस। क्या कहा जाता है, सिस्मिक फोकस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित पे आपको विचार करना है। मैं वो एक क्वेश्चन है जो आपको कि कौन कौन सा इसमें है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें है स्टूडेंट पहला जैसे दिया है इसने कि तो निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए एंडीज पर्वत, न्यूजीलैंड, फिलीपीन और ताइवान ऊपर दिए गए कौन से ज्वालामुखी पर्वतमाला यानी रिंग ऑफ फायर के भाग हैं। तो ये सभी जो हैं ABC चारों ही, डी चारों इसके भाग हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है जो अवसाद सेल के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है। वो है डाइक। क्या होता है, डाइक। अगला है मोहरोविलिस असंतता अलग करती है। यह है मोहरोविसिक असंतता अलग करती है ऊपरी मेंटल तथा निचली परपट्टी को। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिप्रशांत पेटी में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है क्योंकि नवीन वलित पर्वत का एक क्षेत्र है, सही है ये भी। सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र ये भी सही है। अपसार प्लेट सीमा का एक क्षेत्र ये भी सही। अभिसार प्लेट सीमा का क्षेत्र ये, सॉरी अपसार का नहीं है स्टूडेंट, ये है अभिसार प्लेट सीमा का क्षेत्र, यानी कि इसमें A1, 2 और 4 जो है ना वो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पर्वत निर्माण का सही कालक्रम कौन सा है। तो प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियम और अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन जो है लास्ट में आएगा, हर्सिनियम सेकंड नंबर पे आएगा, हर्जिनियम थर्ड नंबर पे, कैलेडोनियम सेकंड नंबर पे और प्री
कैम्ब्रियन जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। अगला है, निम्न में से कौन महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर से निर्मित हुआ है? तो कौन है महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर से कौन निर्मित हुआ है? तो इसमें हुआ है आल्प्स, हिमालय और काकेशस पर्वत। ठीक है। निम्न में से किस पेटी की गति मध्य महासागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो कौन सी है? अपसारी गति। अपसारी गति जो है इसके महासागरीय कटक के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। सर्वाधिक गहराई के भूकंप आते हैं, तो सर्वाधिक गहराई के जो भूकंप आते हैं वो आते हैं विनाशकारी प्लेट किनारों पर। जो विनाशकारी प्लेट हैं उनके किनारों पर ये भूकंप आते हैं। अगले हैं, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, तो भूकंप में जो धरातल पे जो तरंगे होती हैं उनको एल तरंगे बोलते हैं। ठीक है। कौन सी तरंगे होती हैं? एल तरंगे। अंतिम हिमयज्ञ अनुमानित जिस कल्प युग में हुआ है वह है, तो वह है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन युग जो था उसमें हुआ है। आगे है, बैथोलिथ एक है ज्वालामुखी आंतरिक स्वरूप। ये मैंने कल वीडियो डाली उसमें भी क्वेश्चन है स्टूडेंट बैथोलिथ का। तो ज्वालामुखी आंतरिक स्वरूप है ये। अगला है, एक ज्वालामुखी का मुख कहलाता है क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है? क्रेटर। भूपट्टी के नीचे स्थित तरल चट्टानें कहलाती है मैग्मा। कौन सी ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होती है? तो पिलियन। पिलियन ज्वालामुखी जो होती है वो सबसे विनाशकारी होती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्लीस्टोसीन हिमयुग के कालों का सही कालक्रम बताइए। तो गूंज, मिंडल, रिस, वुर्म, ए ऑप्शन आएगा। जल तरंगों की तरह चलने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो एस तरंग। यानी धरातल पे तो आती है एल तरंग और जल तरंगों की तरह जो भूकंप में चलती है कौन सी है? एस तरंग। प्रकाश तरंगों की तरह चमकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? एस तरंग है वो भी। क्रिस्टल और मेंटल के बीच की स्थिति असांतत्य है मोहो। परमोकार्बोसिफेरस से संबंधित हलचल है तो ये होती है हर्सिनियम में। प्लेट की औसतन मोटाई होती है 100 किमी 100 होती है इसमें। प्लेट में गति को प्रमाणित करता है तो कराता है, तीनों ही करती हैं इसमें, सागरीय तल का विस्तार, पराचुंबकत्व के प्रमाण और अगला है दरार घाटियों की चौड़ा होना। अगला है, हवाई द्वारा स्थित है न्यूजीलैंड में। हवाईट द्वारा, हवाई द्वारा ना, हवाईट द्वारा स्थित है तो कहाँ है? हवाई द्वारा जो है वो है न्यूजीलैंड में। अगला है, ज्वालामुखी की मुख्य नली में फटने होने से निर्मित शंकु होता है तो परिपोषित शंकु है। ज्वालामुखी की जो मुख्य नली होती है उसके फटने से जो निर्मित शंकु होता है उसको कहा जाता है परिपोषित शंकु। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति नहीं है तो क्रेटर। चट्टानों की नदी किस परत को कहा जाता है? तो प्रावार। निम्नता तल स्थित है तो निम्नता तल स्थित है निचली भूपट्टी और ऊपरी प्रावार के बीच। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1965 में किसने किया? तो प्लेट शब्द का जो है वो प्रयोग किसने किया? यानी प्लेट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया? वो किया था टूजो विल्सन ने। अब है, रालपट व राल भित्ति शिलाकृति का विकास होता है तो ये किसमें होता है? आग्नेय चट्टान में होता है। रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे सरसी द्वीप की उत्पत्ति हुई है, ये कहाँ है? ये अटलांटिक महासागर में है। पृथ्वी के कोर भाग में कौन सी तरंग पहुँचती है? तो पी तरंगे कोर भाग में पहुँचती हैं। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी का स्रोत नहीं है तो वो है ज्वालामुखी क्रियाओं के गौण रूप। अगला है, प्रशांत प्लेट व दक्षिणी अमेरिका प्लेट के बीच कौन सी लघु प्लेट है? तो कौन सी लघु प्लेट है? वो है नाजका। दोनों के बीच कौन सी है? नाजका। ध्वनि तरंगों की तरह चलने वाली भूकंपीय तरंग है पी तरंग है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों और द्वीपीय तोरणों की उत्पत्ति होती है तो ये होती है महासागर
महासागरीय प्लेटों के अभिसरण महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सही कथन है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जो सही कथन है वो सारे कथन सही हैं। एस्थोनोफियर आंशिक पिघली अवस्था में है, सही है। लियोथोनफियर की मोटाई लगभग 100 किमी है। महाद्वीपीय क्रिस्टल मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है। महासागरीय भूपट्टी मुख्यतः बेसाल्ट से बनी है, चारों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट का उदाहरण है प्रशांत प्लेट का? हर्सिनियम हलचल से निर्मित पर्वत नहीं है, एल्बुर्ज पर्वत। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, तो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा नहीं है? ज्वालामुखी उद्गार। निम्न में से कौन सा विश्व के 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है? तो वो रहा है नोवार्प्ट है। छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट के बीच स्थित है। फिलिपियन व इंडियन प्लेट है। अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। इंडियन प्लेट एवं अंटार्कटिका प्लेट के बीच की सीमा। नाजका एवं प्रशांत महासागर के बीच की प्लेट की सीमा। मध्य अंटार्कटिका नहीं, प्रशांत महासागरीय प्लेट और फिलिपियन प्लेट के बीच की सीमा। निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है वो है ऐस तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती नहीं। ऐस तरंगे तो किसकी तरह होती है? पानी की तरह, जो जल तरंगों की तरह होती हैं। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य कथन कौन सा है? भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे ही होती है। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपवर्ती बिंदु होता है। सभी प्राकृतिक भूकंपीय दुर्मन मंडल में आते हैं, यही आएगा। निम्न में से किसकी गति न्यूनतम होती है? आर्कटिक कटक की। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? माउंट सियरा नेवेदा जो है वो नहीं है। निम्न में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ज्वालामुखी। दक्कन ट्रप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो यह प्रवाह का। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? भूपटल एवं ऊपरी मेंटल। निम्नलिखित में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। पी तरंगे होती हैं। वो कौन सी तरंगे होती हैं? पी तरंगे होती हैं। छोटी पर्वतीय झीलों को विशेषतः उन्हें जो सर्क बेसिन के पृष्ठभाग में पथरीले पदार्थों के पीछे बनाती है कहा जाता है, वो उसे कहा जाता है टार्न। क्या कहा जाता है? टार्न। ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं। तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें है लोएस स्पिट आउटवोस प्लेन प्राकृतिक तटबंधन। ठीक है, तो लोइश होता है पवन निर्मित स्थल रूप, जो हमने पीछे एक वीडियो में पढ़ा था इसको। स्पिट जो होता है वो होता है समुद्री तटीय स्थल। आउटवोस प्लेन जो होता है वो होता है हिमानी स्थलाकृति। और प्राकृतिक तटबंदी जो होती है वो होती है जलीय स्थल रूप। अगला है उत्खातित स्थलाकृति निर्मित होती है। तो उत्खातित स्थलाकृति निर्मित होती है तूफानी वर्षा से। प्रस्तर जालक निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं वायु क्रिया के द्वारा। ऐसवर्क होते हैं हिमानीकृत भूआकृति। प्रत्यानुवर्ती सरिता सामान्यतः प्रभावित होती हैं अनुवर्ती सरिता के विपरीत। फिर आपका कूट आ गए हैं, मैचिंग वाले ही फिर क्वेश्चन आ गए। वायु क्षरण होता है, फिर होता है भूजलीय हाश, हिमनदीय, और होता है नदी अपवर्तन। तो वायु क्षरण जो होता है उसको बोलते हैं बरखान। भूजलीय हाश जो होता है वो होता है स्टेलगरमाइट। हिमनदीय होता है वो होता है ड्रमनील। और नदी अपरदन होता है वो होता है समतलकृत मैदान। वी आकार की घाटी निर्मित होती हैं। तो वी आकार की घाटी जो निर्मित होती हैं वो होती है नदी अपरदन चक्र की तरुणावस्था में।
अगला होता है अपक्षयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये सेल सामग्री का खंडित होना। नदी अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृति का सही अनुक्रम क्या है, तो वो है छिप्रिका, जलप्रपात, जलोढ़ पंख और समप्राय मैदान। अवसादे चट्टानों का निर्माण होता है जब अवसाद संपीड़ित एवं टूटती है। यह प्रक्रिया जानी जाती है शिलीभवन। वलन जिसमें एक छोर सतत ढाल की ओर मध्यम ढाल से झुकता है जबकि दूसरी समतल पर समकोण पर तीव्रता से झुक जाता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाकार होता है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है एकनत। फिर हमारा फिर सुमेलित करने वाला आ गया है क्वेश्चन। तो इस सुमेलित करने वालों में जो है कि कौन सा होता है, तो इसमें मैच करना है आपको। पहला है अनुवर्त घाटी होती है, तो अनुवर्त घाटी होती है भूमि के आरंभिक ढाल मार्ग पर। फिर होता है पर्वतीय घाटी, तो पर्वतीय घाटी जो होती हैं वो होती हैं मूल अनुवर्तीय घाटी के अधिक सुविधाजनक अपरदनीय चट्टानों की ओर मार्ग बदल कर। फिर आता है हमारा अनुक्रमवर्ती घाटियाँ होती हैं। अनुवर्ती घाटियाँ होती संरचनात्मक नियंत्रण से किसी भी प्रकार की आभासी समायोजन नहीं। और प्रत्यावर्ती होता है वो होता पूर्व अनुवर्ती घाटी के विपरीत दिशा का अपोहा। मैंने पहले भी बताया थी ये। तो एक अपक्षयण प्रक्रिया जिसमें चट्टानों की परतों के प्रसार व संकुचन की बारी बारी से होने वाले छिलना होता है, जाना जाता है, वो होता है अपसल्कन से। किससे होता है, अपसल्कन से होता है। मरुस्थलीय प्रदेश में अवशिष्ट गृह जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इनसेल वर्ग। क्या जाना जाता है, इनसेल वर्ग से। अगला होता है निम्न में से कौन सा एक अपरदन के नदीय क्रम में विकसित स्थलाकृति का सही रूप है। स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो स्थलाकृति है ना, किस किस तरह से, पीछे भी मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बोले हैं। तो अनुक्रम क्या है, गार्ज है, पर्वतपादीय मैदान है, बाढ़कृत मैदान है और डेल्टा है। यानी पहले से गार्ज बनाती है, फिर पर्वत के पैरों से निकल के नीचे बहती है, फिर बाढ़ का क्षेत्र बनता है, फिर मैदान, फिर डेल्टा बनाती है। ठीक है। रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावी होता है तो नम उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, नम उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जो है ये होता है। फिर हमारा एक यू आकार की घाटियां जिस प्रकार के भू आकार हैं वह है तो तृतीय श्रेणी के भू आकार हैं ये। यदि किसी वलन की दो भुजाओं के मध्य अधिक कोण हो तो उसे कहते हैं खुला वलन। निम्न में से सही कथन को छाटिए। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो एक सही कथन आपको छाटना है। तो इसमें सारे ही सही हैं। आग्नेय सेल अवसादी सेलों का मुख्य स्रोत है। अवसादी सेलों में जीवाश्म पाया जाता है, सही है। अवसादीय सेल सागर और महासागर क्रमबद्ध रूप में पाए जाते हैं, ये भी सही है। अवसाद सेल परतदार व पारगम्य होते हैं, ये भी सही है। तो ये चारों ही क्या है, सही है इसकी। आग्नेय चट्टान परिणाम है ज्वालामुखी क्रियाओं का। रासायनिक अपक्षय अधिकांश प्रभावित करता है तो उष्ण और आर्द्र क्षेत्र को अपरदन मुख्यतः दिखाई देता है। ग्रेनाइट में किस शैली को रासायनिक अपक्षयन सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो वो शैली जो होती है वो होती है चूना पत्थर। यार्दगा को कोक सुबक किसने कहा, यार्दगा को कोक सुबक किसने कहा, तो ये कहा होम्स ने। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सर्क की उत्पत्ति से को समझाता है, तो वह है बर्कशूट सिद्धांत। निम्न में से कौन सा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति नहीं है, वो है पेनीप्लेन। अपरदन और निक्षेपण दोनों ही प्रक्रियाएं किसमें पाई जाती हैं, विसर्प में। कौन सा प्रक्रम महाद्वीपीय संचालन नहीं है, निमज्जन। आच्छादन के क्रमों को क्रमानुसार लगाइए, तो इसमें पहला आएगा अपक्षयन, फिर आएगा अपरदन, फिर आएगा निक्षेपण और फिर आएगा परिवह।
फिर आएगा परिवहन और फिर आएगा निक्षेपण। निक्षेपण सबके बाद होता है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जोली। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है हांगहो डेल्टा। हांगहो का डेल्टा जो होता है वो। अंगुलियाकार डेल्टा का उदाहरण है मिसिसिपी डेल्टा। मिसिसिपी जो है ना नदियाँ, तो मिसिसिपी का जो नदी है उसका डेल्टा। अब हमारा है पाठ होठ स्थलाकृति संबंधित है, तो ये संबंधित है नदी अपर्दन से। आइसोस्टेनेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में किया था डल्टन ने। आइसोलेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 डल्टन ने किया। पर्वत निर्माण की अवस्था है, तो पर्वत निर्माण की अवस्था है ओरोजेनेसिस। संपीड़ित गति के कारण निर्मित होता है उत्क्रमभ्रंश। अपक्षय द्वारा सकेंद्रित परतों का विलगाव होना कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है पल्लवीकरण। अंडू की टोकरी के नाम से जाना जाता है तो हिमोड। अंडू की टोकरी के नाम से क्या जाना जाता है? हिमोड। सही सुमेलित है, तो इसमें से सही सुमेलित जो है वो है निक्षेपण परिवहन क्रिया। लोयस शब्द अलियास क्षेत्र के एक लोयस गांव से लिया गया है जो स्थित है चीन में। अगला जो क्वेश्चन है वो है पेडिमेंट की उत्पत्ति हुई है पर्वतीय निवर्तन सिद्धांत से, चादरी बाढ़ से, पार्श्ववर्ती अपर्दन से, तो ये तीनों से ही हुई है। मोट झील का निर्माण होता है नदी विसर्प से। अगला है पुनर्युवन से निर्मित भू आकृति है, वो है निक पॉइंट। पहले भी डाला ये क्वेश्चन मैंने। ठहराव के सिद्धांत पर आधारित भू संतुलन सिद्धांत है, तो ये एयरी का है। एयरी का सिद्धांत। कौन सा प्रक्रम महाद्वीपीय संचालन नहीं है? भूसंकलन। अब है ड्राई काउंटर एक है शुष्क स्थलाकृति। कौन सी हिमानी स्थलाकृति का पर्दन भूरूप नहीं है? वो है केम। कौन सा वलय प्रकार नहीं है? कटक। भू संतुलित साम्यता पुनर्स्थापित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है संतुलित समंजन। कौन सी अंतर्जात बल नहीं है? अनाच्छादकारी। कौन सी जब वलन की दोनों भुजाएं समानांतर होते हुए क्षैतिज अवस्था में होती हैं तो वो बनती हैं शयान वलन। अगला है कणिकायम विघटन खालिस्तान एक का उदाहरण है, तो वो है यांत्रिक अपक्षयन का। पत्राभिकृत चट्टानों में नहीं होता चूना पत्थर। पत्रा भी चट्टानों में नहीं होता, तो क्या नहीं होता है? चूना पत्थर नहीं होता है। सही सुमेलित की नहीं है, तो इसमें है बालू का पत्थर कार्बन प्रदान। अगला है मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान है, तो डोलेराइट है। मंद संचालन की श्रेणी में आते हैं मृदा सर्पण। नदी के प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली स्थलाकृति होती हैं, तो वो होती हैं विसर्प बाढ़ का मैदान। अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टान है पेरिडोटाइट है। जब मैग्मा व लावा धीमी गति से ठंडा होता है तो रेवे का निर्माण होता है बड़े आकार में। सही सुमेलित कीजिए, तो इसमें बाढ़ का मैदान नहीं है, मतलब बाढ़ का मैदान जो है ना वो पवन से नहीं बनता है, बाढ़ का मैदान तो बनता है नदी के जल से। निम्न में से बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो बजादा बालसन में सम्मिलित होता है। बजादा व प्लाया। अपसल्यन मुख्यतः अपक्षय का एक प्रकार है भौतिक। निम्न में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? अपलेशियंस। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशात्मक पर्वत है? वासजेस पर्वत। सर्क नाम से जाना जाता है
CWM। उच्च अक्षांशों में गहराई हिमनद गर्त जिसमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा निर्मित होती है उसको क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट ये। फियोर्ड। क्या कहा जाता है? फियोर्ड। जलीय कार्यों से निर्मित स्थलाकृति का सही श्रृंखला कौन सी है? तो वो होता है जलप्रपात, नदी वेदिका, नदी विसर्प, गोखुर झील। गोखुर झील लास्ट में आती है, फिर नदी विसर्प आता है, फिर वेदिका आती है, उससे पहले जलप्रपात। निम्नलिखित में से एक हिमनद कार्य से संबंधित नहीं है। प्लाया। वायु द्वारा वहित रेत की आपसी घर्षण क्रिया को कहा जाता है, वो कहा जाता है सन्निघर्षण। निम्न स्थल रूपों में से कौन सा पवन द्वारा विकसित नहीं है? तो वो होता है अरेत। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवन टोम्बोलो। निम्न में से कौन सा एक पटल विपन्न बल और संचालन है? हिमघाव। नहीं, इसमें आएगा स्टूडेंट, पहला आएगा महाद्वीपीय निर्माणक बल और दूसरा आएगा, लास्ट आएगा पर्वत निर्माण बल। अगला है भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा है कि परिवर्तित गहराइयों के साथ घनत्व समान रहता है? ये कहा है एयरी ने। क्वेश्चन है रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है भ्रंश से, इंपॉर्टेंट है। अपदलन है, तो अपदलन क्या है? अपदलन भौतिक अपक्ष है। अगला है निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थलाकृति है? जलप्रपात। किसने परिपर्त घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो वो किसने किया था? वो किया था प्राट ने। परिहिमानी दृश्य भूमि उत्पन्न होती है अनाच्छादन से। जू गेंद बनाते हैं मुलायम एवं कठोर चट्टानों की क्षैतिज परतों के बीच के पवन अपघर्षण के द्वारा। अगला है गुम्फित नदी की विशेषता है नदी के निचले भाग के प्रवाह की। मेंटल जिस सेल से निर्मित होता है वह है पेरिडोटाइट। नदी घाटी के गहरे होने की सहायक कारक है, तो सहायक कारक कौन सा है? अपकर्षण, जलीय दाब और गर्तिका वेदिका। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है सुमेलित नहीं है, वो है एस्कर वायु। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय संचालन का परिणाम नहीं है? वो है निमज्जन। कीचड़ प्रवाह एवं मृदा प्रवाह प्रकार है, ये 3 तीव्र संचलन का है। गोखुर झील के निर्माण किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है। एयर की मुख्य संकल्पना कौन सी है? समान घनत्व के साथ गहराई में परिवर्तन। बालसन संबंधित है शुष्क स्थलाकृति से। घाटी के निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रभावित होने की संभावना होती है? तो गिरिपथ क्षेत्र में, जहां तलछटी के विशाल टुकड़ों के निक्षेपण होने की संभावना होती है। कौन सी सुमेलित नहीं है? तो वो है काष्ठ भूस्तंभ। ठीक है। अगला है अनुदैर्ध्य स्तूप सीप के नाम से जाना जाता है। सीप की आकृति अर्धचंद्राकार होती है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? एक गलत है, आर सही है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वो प्रस्तुत किया विलियम वेवेल ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर यदि हम विचार करते हैं तो पहला कथन है फ्लोरिडा धारा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश के पूर्व ही युकाटन चैनल से गुजरती है। फ्लोरिडा धारा में विषुवत रेखीय जल राशि की विशेषता पाई जाती है, तो ये वे दोनों हैं। ईगर ज्वारे भित्ति होती है ट्रिट नदी में। वेला पर्वत निक्षेपण में क्या अंतर्विष्ट होता है? तो वो होता है जैविक पंख पदार्थ। अगला है निम्न में से कौन सा एक हरा समान क्रम में समुद्री जल के विद्यमान लवणता के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है? तो वो सही प्रदर्शित करता है हमारा, वो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तट से बढ़ती हुई दूरी के अनुक्रम का सही दर्शाता है? महाद्वीपीय शेल्फ,
महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उठाव और वितल मैदान। ठीक है। प्रवाल भित्ति निर्मित होती है तो वो होती है लघु उपनिवेशी समुद्री जीवों से जो चूना पत्थर और ढांचा पदार्थ से बनते हैं। अगला है युति अयुति बिंदु पर संदर्भित होती है, तो युति अयुति बिंदु संदर्भित होती है वो होती है चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला है पेलाजिक निक्षेपण निम्नतः निम्न में से किस गहराई के नीचे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 1000 फैदम। ठीक है, 1000 फैदम के नीचे ये पाया जाता है। अगला है समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठा हुआ अंतः समुद्र पर्वत कहलाता है, तो समुद्रगिरी। क्या कहलाता है? समुद्रगिरी। वृत्त ज्वार से तात्पर्य है उच्चतर उच्च ज्वार, निम्नतर निम्न ज्वार। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है तो वो है सुंडा गर्त। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये सुंडा गर्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनके जल में लवण सांद्रता के बढ़ते क्रमानुसार सही है, तो ये है बाल्टिक समुद्र, आर्कटिक महासागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी और लाल समुद्र, रेड सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें। निम्न में से कौन सी एक उष्ण धारा है, तो कौन सी उष्ण धारा है? वो है क्रोएशिया की धारा। क्रोएशिया की जो धारा चलती है वो कौन सी होती है? गर्म धारा बोलते हैं इसको। ठीक है, गर्म धारा। मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से समुद्र जल की लवणता की अनुकूलता प्रतिशत है 2.5 से लेकर 3% तक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धाराओं को परिवर्तित करने वाला कारक है? वो है समुद्र में ज्वारीय लहर। ज्वारीय लहर जो आती है वो उसका परिवर्तन का कारक होता है। दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली क्रम सही है? तो इसमें प्रणाली क्रम जो सही है वो है दक्षिणीय विषुवत रेखा धारा, ब्राजील धारा, अंटार्कटिका ड्राफ्ट और वेनेजुएला की धारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा समुद्री जल में सर्वाधिक लवणता के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और निम्न वर्षा। महासागर तथा झीलों के जल की उस परत को जो सतह की गर्म परत तथा गहराइयों की ठंडी परत से अलग करती है कहलाती है, तो वो कहलाती है ताप प्रवण स्तर। क्या कहलाता है वो कहलाता है ताप प्रवण। फिर निम्नलिखित दशाओं पर विचार कीजिए। यह है स्थिर हवा एवं उच्च तापमान वाली पृथ्वी चक्रवर्ती परिस्थितियां, अस्थिर हवा के साथ चक्रवर्ती परिस्थितियां, कम वाष्पीकरण के साथ उच्च वर्षण, ज्यादा वाष्पीकरण के साथ उच्च वर्षण। तो ज्यादा वाष्पीकरण के साथ उच्च वर्षण और स्थिर हवा और उच्च तापमान वाली प्रति चक्रवाती परिस्थितियां। ए और 4 इसका A1 और 4 दोनों। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है? तो ठंडी धारा कौन सी है? फोकलैंड की। अगली है यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति 2 गुनी हो जाए तो अगला प्रत्यक्ष उच्च ज्वार आने में कितना विलंब होगा? वह है 26 मिनट। कितना होता है? 26 मिनट। क्वाजालिन है, तो क्वाजालिन क्या है? प्रशांत महासागर विलय भित्ति है क्वाजालिन। वो कहाँ? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक महासागरीय निक्षेपण नहीं है? वो है लाल मृत्तिका। अगला है प्रवाल द्वीपों की उत्पत्ति के हिमनद नियंत्रण सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? वो क्या था? R.A. डेल्ली ने। कौन सी महासागरीय धाराओं में कौन सा उत्क्रमण होता है? मौसमी उत्क्रमण होता है। कौन सी महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है? तो उत्तरी हिंद महासागरीय धाराओं में जो है वहां पर होता है ये। अगला है ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वो क्या था? लाप्लास ने। इंपॉर्टेंट है, पहले बता भी दिया मैंने। ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत आपको ध्यान रखना। ज्वार भाटा संबंधित तो वो किसका है? वो सिद्धांत है लाप्लास का। अब है
क्रमिक उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध के महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा है तो घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, यानी उत्तर की तो घड़ी की सुई के अनुरूप और दक्षिण की होगी घड़ी की सुई की विपरीत। अगला है, यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितने मिनट विलंब से आएगा? 26 मिनट विलंब से आएगा। कितने विलंब से आएगा? दुगुना करेंगे तो 26 मिनट विलंब से आएगा। यदि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति आधी कर दी जाए तो किसी स्थान का अगला ज्वार कितने मिनट विलंब से आएगा? तो 52 मिनट से। ठीक, चंद्रमा का घूर्णन गति को आधी करते हैं तो 52 मिनट आएगा। ठीक, और वो 26 आएगा। जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइंस स्थित रहते हैं तो उसे क्या कितनी है वो है 300 से लेके 300 से लेके 1000 तक। प्रवाल के विकास के लिए आदर्श लवणता होती है तो वो होती 27 से 30। हर्माटाइप होती है एक प्रकार की प्रवाल भित्ति। अंटार्कटिका महासागर में कौन सी ऊर्जा प्रधानता है? तो वो है अंटार्कटिक महासागर में ऊर्जा प्रधानता जो होती है, ऊर्जा की प्रधानता वो होती है ग्लोबिजरेना रीना। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है हम्बोल्ट धारा प्रभावित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे हम्बोल्ट धारा जो है वो प्रभावित होती है। अगला है, टेलीग्राफ पठार स्थित है तो टेलीग्राफ पठार होता है उत्तरी अंध महासागर में। उत्तरी अंध महासागर में, जिसे उत्तरी अंटार्कटिक बोलते हैं, उसमें एलुसियन खाई या गर्त स्थित है। एलुसियन खाई या गर्त स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 20 उत्तर से 40 उत्तरी अक्षांश के मध्य। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के स्थैतिक तरंग स्थिति प्रतिपादित किसने की है? तो R.A. हैरिस ने। किसने करी है? R.A. हैरिस ने की है ये। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, इन महासागरों के निक्षेपण में से ग्लोबिजेरिया निक्षेपण है जैविक निक्षेपण। कैसा होता है? जैविक निक्षेपण। अटोल सर्वाधिक संख्या में स्थित है प्रशांत महासागर में होता है। अटोल कहाँ होता है? अटोल होता है सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में। सोनार यंत्र का प्रयोग होता है महासागरीय भागों की गहराई मापने में। शेपर्ड के अनुसार महाद्वीपीय मगन तटों की औसतन गहराई होती है 72 फेदम। कितनी होती है? शेपर्ड के अनुसार 72 फेदम। सेल्फ अवकाश स्थित होता है मगन तट व मगन ढाल को अलग करने के स्थान पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सागरीय मैदान के औसतन गहराई 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच होती है। 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच। अंतःसागरीय कैनियन की उत्पत्ति के संबंध में पंख तरंग सिद्धांत से जुड़े हैं सिदर, डेली और डेविस। गायट है एक समतल शिखर अंतःसागरीय पर्वत। समतल शिखर अंतःसागरीय पर्वत। चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दशाओं में लघु ज्वार आता है? प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में। स्थलजात पदार्थों का तट से समुद्र की ओर श्रेणी क्रम जमाव पाया जाता है, वो पाया जाता है समुद्रजात पदार्थों का तट से समुद्र की ओर श्रेणी क्रम जमाव पाया जाता है, वो बजरी, रेत, सिलट, मृत्तिका और पंख। बजरी के कणों का आकार घटते क्रम में होता है गोलाश्मिका, गुटिका, कणिका। पंख जमाव पाया जाता है 100 से कैद फैदम से 1000 फैदम गहराई तक। 100 फैदम से लेकर 1000 फैदम गहराई तक। चूना प्रधान ऊर्ज है तो चूना प्रधान ऊर्ज जो है टेरेपोन्ड और एक है ग्लोबिजेरिना। लाल मृत्तिका का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है प्रशांत महासागर में। महासागरीय भागों के सर्वाधिक क्षेत्र पर निक्षेप पाया जाता है लाल मृत्तिका का। बेलीज बैरियर रीफ स्थित है तो ये स्थित उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, उत्तरी अंटार्कटिक। मृदा जल बजट विकसित किया गया है
थार्नथेवेट द्वारा निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते? तो क्यों नहीं आते हैं? क्षीण कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल बहुत क्षीण होता है, इसके कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें शीत ऋतु में जेट प्रवाह सर्वाधिक विकसित होता है। जेट प्रवाह प्राय दोलन विकसित करते हैं। जेट प्रवाह हमारे धरातलीय मौसम को अत्यंत प्रभावित को उपयुक्त सभी जेट प्रवाह संबंधित सही है। तो इसमें क्या है? सभी आएंगे, सभी जेट प्रवाह सही है। अगला है विषुवत प्रशांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह निम्न दाब वाला एक क्षेत्र होता है। यह वायु अपसरण वाला एक क्षेत्र होता है। इसे शांत और परिवर्तनशील हवा वाला क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में तापीय विषुवत ऋतु आधार पर उत्तर और दक्षिण दिशा में खिसकता है। तो इसमें 1, 3 और 4 आएंगे, 2 नहीं आए। ये वायु अपसरण वाला एक क्षेत्र होता है। ठीक है। अगला है विषुवत क्षेत्र के ऊपर उड़ती वायु ध्रुवों की ओर प्रसारित होती है और उष्णीय क्षेत्रों के नीचे जाती है और उसके यदि विषुवत रेखा की ओर पृष्ठीय हवाओं के रूप में बहती है तो इस परिसंचरण सेल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हैडिल सेल। हॉर्न अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही है। यह उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है, यह वायु अपसरण वाला क्षेत्र होता है, यह वायु अवतल वाला क्षेत्र भी होता है। अधो ध्रुवीय क्षेत्र में निम्न दाब का मुख्य कारण क्या होता है? तो यह उष्ण क्षेत्रों के अधो ध्रुवीय क्षेत्र के रूप में दाब तीव्रता को कम करता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर विक्षेपण बल बढ़ता है, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। तो क्या करता है? बढ़ता है। उष्णकटिबंधीय देशांतर कोशिका कहाँ स्थित हैं? तो वो कहाँ स्थित होती हैं? 0 से लेकर 30 डिग्री। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? संघनन की गुप्त ऊष्मा का जारी रहना। संघनन की गुप्त जो ऊष्मा होती है उसका जारी रहना। प्रति चक्रवात के उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो वो है होर्स अक्षांश। जब वायु का एक समूह क्षेत्रीय स्थिरता की वजह से ऊपर उठता है और ऊपर उठने की वजह से ठंडा होता है तो किस किस्म के अवक्षेपण होने की संभावना होती है? वो है पर्वतीय। किस तरह का? पर्वतीय। उपोष्ण क्षेत्र में अवतलनीय वायु की किस किस्म की जलवायु से संबंधित होता है? शुष्क जलवायु से। आल्प्स में चलने वाली गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं? वो जानी जाती है फोहन के नाम से। फोहन, ठीक है, फोहन के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क पवन, हबूब, बोरा और जोंडा। तो ये जो सुमेलित हमें करना है तो इसमें शुष्क पवन जो है पश्चिमी अफ्रीका में है। हबूब जो होता है वो होता है सूडान में। बोरा जो होता है वो होता है एंड्रियाट तट पर। और जोंडा जो होता है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो अर्जेंटीना का जो है जोंडा होता है। अगला हमारा एक क्वेश्चन है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीप के पूर्वी भाग में जिन अक्षांशों के मध्य है वे हैं 30 से 45। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है पृथ्वी का परिभ्रमण। चिनून को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिम भक्षणी के नाम से भी जाना जाता है। सीपीके का अर्थ होता है महाद्वीपीय ध्रुवीय शीतलन वायु राशि जो जल वायु प्रदेश वायु दाब की पेटियों के किसने से संबंधित होता है? वह है तो वह भूमध्य सागरीय। उच्चतम दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गर्म मरुस्थल में। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? वो टुंड्रा प्रदेश में। उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का क्या कारण है? वायु अवतलन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण योजना में CS है भूमध्य सागरीय जलवायु। थोरेंट का 1948 में दिया गया जलवायु वर्गीकरण का आधार है संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश
नहीं है। मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भाग, पूर्वी यूरोप है। पूर्वी यूरोप, तो पूर्वी यूरोप है इसका। ध्रुव की ओर विक्षेपण बल है बढ़ता। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भीतर की ओर चलने वाली पवन संचरण होता है उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में। महाद्वीप के पूर्वी भागों में 45 से 65 अक्षांशों के मध्य जलवायु प्रदेश पाए जाता है। सेंट लॉरेंस गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। उपोषण उच्च दाब और उपध्रुवीय निम्न दाब दोनों। यदि धरातल ये सर्वत्र समतल होता और पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पवनें समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में चलती समकोण में। कोरियोलिसिस बल जिस पर अधिकतम होता है वह ध्रुवीय पवनों पर, जिस पे होता है ध्रुवीय पवनों पर। कौन सी ग्रहीय हवाएं नहीं है? मानसूनी हवाएं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है चिनून पतझड़ में चलती है। अश्व अक्षांश स्थित है 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH दर्शाता है उष्ण और निम्न दब अक्षांशीय मरुस्थल। वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा के ध्रुव तक नहीं सही क्रम में है तो भूमध्य सागरीय न्यून, उपोषण उच्च, उपध्रुवीय न्यून, ध्रुवीय उच्च। अगला है पछुआ हवाओं को सर्वाधिक गति होती है तो दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। विश्व के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम सर्वाधिक तापांतर होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। पछुआ पवनों की सर्वाधिक गति होती है दक्षिणी गोलार्ध के महासागर पर। दक्षिणी गोलार्ध के महासागर पर सर्वाधिक होती है। समुद्री भाग में टोर्नेडो को कहा जाता है जल स्तंभ। ब्रिटिश तुल्य जलवायु के क्षेत्र नहीं है उत्तरी पूर्वी जापान। जीरोफाइटिक वनस्पति का विकास होता है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में, मरुस्थल में होता है जीरोफाइटिक का। विस्तृत घास मैदान और बीच बीच में वृक्ष पाए जाते हैं कहा जाता है पार्कलैंड। विश्व में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला जलवायु प्रदेश है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। कौन सा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश? फिर अगला है जेट स्ट्रीम के सूचक चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जेट स्ट्रीम के सूचक चक्र में 4 यानी 4 अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट। कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं। इसके जो है 4 अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिम की ओर। कोरियोलिसिस बल का प्रभाव नहीं पड़ता है चिनून पवन पर। वायुदाब व पवन पेटियों के स्थानांतरण में कौन सी स्थानीय पवनें एक गोलार्ध से दूसरे गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं? व्यापारिक पवनें। चक्रवात और प्रतिचक्रवात की पवनों की दिशाओं के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती हैं। उपोषण उच्च दाब पेटियों के समन्वय में कौन सा असत्य कथन है? इन पेटियों के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पेटियां होती हैं इनमें। अगला है बहुरूपीय कटिबद्ध चक्रवात के ठंडे वातागर के सहारे बनने वाले मेघ खालिस्तान मेघ कहलाते हैं। कपासीय मेघ इंपॉर्टेंट है कपासीय मेघ। निम्नलिखित में पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? हबूब। निम्न में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है? बोरो। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को खालिस्तान नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वनों सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट इन वनों को जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। मानसून वनों को खालिस्तान नाम से जाना जाता है तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकार का सही क्रम है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मरुस्थलीय झाड़ियां और टुंड्रा। निम्नलिखित किस पारिस्थितिक तंत्र के बड़े शिकारों की भूमि का नाम जाना जाता है? सवाना। बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है? सवाना प्रदेश को। अगला है प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो प्रतिचक्रवात शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था F. गाल्टन ने। दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवाती वायु के दक्षिणवर्ती प्रवाह का मुख्य कारण होता है विक्षेप बल।
समुद्र तल पर मापन वायुदाब होता है तो वो होता है 1013.25, 1013.25। तो क्या होता है 1013.25 होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन हैं जो लगभग मैं बता रही हूँ आपको, लगभग 300 क्वेश्चन हैं। और इसी तरह 300 क्वेश्चन के आसपास पहले मैंने एक सीरीज आपको सेंड करी थी, यानी भेजा था आपको एक मैंने जो है मॉडल पेपर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें, अच्छे से इसकी तैयारी करें और तैयारी करके अच्छे से पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए जब स्टूडेंट आप पेपर देने जा रहे हैं। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपके दोस्त हैं और उनको मालूम नहीं है, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी शेयर करें ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व करें। और जितना आप सोल्व करते हैं, जितना पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि इसमें से इतने क्वेश्चन आए, मेरे इतने बैठ रहे हैं, तो ये भी आप कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और मैं अगला वीडियो जो है हिंदी का वीडियो हमारा आएगा, हो सकता है कल शाम को या परसों सुबह, कल शाम को आएगा या परसों सुबह हिंदी का वीडियो आएगा। साथ में ज्योग्राफी का सॉल्यूशन भी कल आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पेपर देना है। थैंक यू सो मच।